नमस्कार। बोधि टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करने वाले हैं डीसी जनरेटर का प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 3। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, शंट जनरेटर में सामान्यतः वोल्टेज बनना रुक जाता है जब, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। शंट जनरेटर में सामान्यतः वोल्टेज बनना रुक जाता है जब, ये पूछ रहा है कि शंट जनरेटर में वोल्टेज बनना कब रुक जाता है। तो ऑप्शन के आधार पर हम लोग देखते हैं, गति सीमित होने पे, गति सीमित होने पे, आयरन की संतृप्त, मतलब जो आर्मेचर फील्ड कॉइल जो इस्तेमाल किया गया है, अब उसका जो आयरन है, कोर है, उसके संतृप्त मतलब सेचुरेटेड होने पे, आर्मेचर गर्म होने पे, अवरोधक प्रतिबंधित होने पे। तो इसका आंसर है बी। इसका आंसर है बी। ठीक है, मतलब ये इसमें पूछा जा रहा है कि मान लीजिए डीसी शंट जनरेटर है। ये कौन सा जनरेटर है? डीसी शंट जनरेटर है। अभी इसमें बोला जा रहा है कि इसमें जो हमारा ईजी है, ईजी कब बनना बंद हो जाता है, मतलब रुक जाता है, बंद नहीं होता, रुक जाता है। जैसे मान लीजिए ये 100 वोल्ट हुआ, फिर 200 हुआ। अब इसका स्पीड बढ़ाने पे भी इसका जो जनरेटिंग ईएमएफ है, जनरेटेड ईएमएफ है, वो बढ़ नहीं रहा है। तो उसका कारण ये होता है कि जो इसमें जो कोर इस्तेमाल किया गया ना, इस फील्ड के लिए जो कोर इस्तेमाल किया गया, जो कोर इस्तेमाल किया गया है, उसका जो स्थिति है ना, वो सेचुरेटेड हो गया, मतलब उससे ज्यादा वो फ्लक्स उत्पन्न नहीं कर सकता है। तो जिसके कारण फ्लक्स जब उत्पन्न नहीं होगा तो फिर क्या होगा, उसका जो ईएमएफ है, जैसे मान लीजिए ईजी बराबर क्या होता है, ईजी बराबर होता है 5 ZP n बटा 60A। ठीक है, अब हम जब फाई का मान हमारा रुक गया, जब फाई नहीं बढ़ रहा है, आप स्पीड बढ़ा भी रहे हैं ना, तो उसका क्या होगा, जो ईजी होगा, ईजी इंक्रीज नहीं करेगा। ठीक है, सॉरी, इसमें जो आंसर होगा ना, ये बी होगा, आयरन की संतृप्तता पे। ठीक है, मतलब जब आयरन कोर संतृप्त हो जाता है, सेचुरेटेड हो जाता है, तो जो ईएमएफ बनना बंद हो जाता है। ये कंडीशन यहाँ पे डीसी शंट जनरेटर कर दिया है, लेकिन कहीं अगर सीरीज जनरेटर भी है ना, तो डीसी सीरीज जनरेटर में भी यही कंडीशन अप्लाई होता है। ठीक है, यही कंडीशन अप्लाई होता है। इसका आंसर जो है, आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, यंत्र हिस्टैरिसीस और ईडी करंट के दोष से मुक्त रहता है। मतलब ये बोल रहा है कि कौन सा यंत्र है जो हिस्टैरिसीस और ईडी करंट धारा से मुक्त रहता है। तो इसको ऑप्शन से देखते हैं। ऑप्शन है मूविंग आयरन, नहीं होता है। इसका है मूविंग कॉइल अस्थायी चुंबक प्रकार, ये भी गलत है। स्थिर विद्युत, स्थिर विद्युत ठीक है, क्योंकि इसका हम लॉजिक से बताना चाह रहे हैं आपको। क्योंकि क्या होता है ना, हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉस जो होता है, वो कभी भी, ये लॉस होने के लिए एसी होना जरूरी है, एसी धारा होना जरूरी है। मान लीजिए ये कोर है, कोर में अगर एसी धारा प्रवाहित हो रहा है, मतलब इसको अगर या तो एसी धारा प्रवाहित हो रहा है, या तो इसको एसी फ्लक्स मिल रहा है। इस कोर को एसी धारा प्रवाहित हो रहा है, या तो एसी फ्लक्स मिल रहा है। इसको एसी फ्लक्स कहने का मतलब वो ऐसा फ्लक्स जिसका मान घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, ठीक है, मतलब उसका डायरेक्शन जो है कभी एन, कभी एस, कभी एन, कभी एस हो रहा है। तो वैसे स्थिति में हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉस जो होता है, होता है। ठीक है, अगर इसको डीसी दिया जाए, इस कोर को अगर डीसी सप्लाई दिया जाए या डीसी फ्लक्स दिया जाए, डीसी फ्लक्स कहने का मतलब कि अगर इसको एन कोर है तो एन में ही रख दिया जाए, या एस है तो एस में ही रख दिया जाए, मतलब उसका जो ध्रुवता है ना, मैग्नेटिक जो फ्लक्स है उसका नहीं बदल रहा है, तो वैसे में इसमें ईडी करंट नहीं होगा और हिस्टैरिसीस लॉस भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसका है स्थिर विद्युत, मतलब स्थिर विद्युत का यंत्र जो होगा ना,
उसमें हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉस नहीं होगा। हिस्टैरिसीस लॉस, एडी करंट लॉस होने के लिए एसी फ्लक्स और एसी करंट होना जरूरी है। ठीक है, चलिए इसका आंसर है, इसका आंसर है सी। ठीक है, अब इसमें एक थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि डीसी जनरेटर है, डीसी जनरेटर में भी एसी सॉरी हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉस होता है। तो इसको मैं बता देना चाहता हूँ कि डीसी जनरेटर में आप जानते हो कि जो आर्मेचर में ईएमएफ उत्पन्न होता है वो एसी नेचर का होता है, लेकिन हमारा जो कम्यूटेटर पर जो मिलता है ना वो डीसी नेचर होता है। मतलब जो आउटपुट में मिलता है, आउटपुट में जो वोल्टेज मिलता है या करंट मिलता है वो डीसी होता है, ठीक है। जो आर्मेचर में उत्पन्न होता है ना वो हमेशा एसी नेचर का होता है। इसीलिए कहीं कहीं प्रश्न देखिएगा कि पूछा जाता है कि एडी करंट लॉस कहाँ पे होता है, तो आर्मेचर में होता है, क्योंकि आर्मेचर में जो ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है वो एसी होता है। ठीक है, इसीलिए डीसी जनरेटर में जो होता है वो एडी करंट और हिस्टैरिसीस लॉस होता है। ठीक है, क्योंकि आर्मेचर में क्या है, एसी करंट है, और जहां पे एसी करंट या एसी फ्लक्स रहेगा वहां पे एडी और हिस्टैरिसीस लॉस आएगा। अब बात करिएगा कम्यूटेटर, तो कम्यूटेटर में नहीं होगा, या जहां भी डीसी है, डीसी धारा है और डीसी फ्लक्स है वहां पे नहीं होगा। तो इसका आंसर इस इतना विस्तार से बताने का मतलब ये है कि आप ऐसे समझिए कि जहां भी डीसी सप्लाई है और डीसी फ्लक्स है वहां पे हिस्टैरिसीस और एडी करंट लॉस नहीं होगा। तो इसलिए इसका आंसर जो है, आंसर है सी। ठीक है, स्थिर विद्युत। नेक्स्ट है आर्क वेल्डिंग में प्रयोग होने वाला जनरेटर। आर्क वेल्डिंग में प्रयोग होने वाला जनरेटर जो है वो है, इसको आप चेंज कर लीजिए, वो है डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। कम्युलेटिव नहीं होता है, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर होता है। आर्क वेल्डिंग में जो प्रयोग होता है जनरेटर वो होता है डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। इसका आंसर है डी। ये आप इसमें कंफ्यूज नहीं करिएगा, जो आप प्रश्न सोल्व करिएगा तो जो सेट है उसमें आंसर इसको सुधार दिया गया है। इसका जो कम्युलेटिव कंपाउंड है उसको डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर कर दिया गया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे आप समझिए डिफरेंशियल कंपाउंड। अब इसमें एक इसका हम इस्तेमाल बता देते हैं। इसका जो इस्तेमाल होता है बूस्टर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बूस्टर के लिए इसका जो इस्तेमाल किया जाता है वो इस्तेमाल किया जाता है बैटरी चार्जिंग में। ठीक है, सीरीज जनरेटर का इस्तेमाल किया जाता है बूस्टर में, शंट जनरेटर का इस्तेमाल किया जाता है बैटरी चार्जिंग में, और डिफरेंशियल कंपाउंड का इस्तेमाल किया जाता है आर्क वेल्डिंग में, मतलब बेसिकली वेल्डिंग में। ठीक है, आप चलते हैं अगला 4 नंबर। एक डीसी मशीन में भिन्नात्मक पिच कुंडली प्रयोग की जाती है, तो इसका आंसर है ताम्र हानि को कम करने के लिए। भिन्नात्मक पिच ये जो कुंडली होता है ना, जो कॉइल होता है डीसी जनरेटर का, जो कॉइल होता है, जो बाइंडिंग होता है, दो प्रकार से किया जाता है। एक तो फुल पिच कॉइल किया जाता है और एक होता है शॉर्ट पिच। तो वो बोल रहा है भिन्नात्मक, मतलब अलग अलग, फुल पिच भी कर रहे हैं और शॉर्ट पिच भी कर रहे हैं। तो शॉर्ट पिच करने का जो मेन मकसद होता है ना, उसमें होता है कॉपर को बचत करना, कॉपर का बचत करना। जब कॉपर बचत हो जाएगा, लेंथ मान लीजिए 100 मीटर लग रहा है जहाँ पे 50 मीटर या 70 मीटर लग रहा है, तो जाहिर सी बात, जब कॉपर बचत हो जाएगा तो कॉपर रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, और जब कॉपर रेजिस्टेंस कम होगा, मतलब रेजिस्टेंस जब कम होगा तो ताम्र हानि जो होगा ना, बाइंडिंग में जो होने वाला हानि है ना, वो लॉस वो कम होगा। इसलिए इसका आंसर जो है ना, ताम्र हानि को कम करने के लिए। ठीक है, शॉर्ट पिच बाइंडिंग जो इस्तेमाल किया जाता है वो ताम्र हानि को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आंसर ये भी होता है कॉपर को बचत करने के लिए, और जब कॉपर बचेगा तो ताम्र हानि भी कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर है, लैप बाइंडिंग में समानांतर पंथों की संख्या की तुलना में ध्रुव की संख्या कितनी होती है? तो आप ऐसे समझ लीजिए, लैप बाइंडिंग होता है P बराबर A होता है, और बे बाइंडिंग में जो होता है A बराबर जो होता है 2 होता है। मतलब ये क्या है, पैरेलल पाथ है, ये क्या है, पैरेलल पाथ है, ये क्या है, पैरेलल पाथ। तो लैप बाइंडिंग जहां पे होगा वहां पे जितना ध्रुव की संख्या होगा उतना पैरेलल पाथ की संख्या होगा। और जब वेव बाइंडिंग की बात किया जाएगा तो ये बराबर हमेशा क्या होता है, 2 होता है। यहाँ जो बात किया जा रहा है, लैप बाइंडिंग की बात किया जा रहा है,
लैप बाइंडिंग में कह रहा है, बोला ध्रुवों की संख्या होती है कितनी, बराबर, मतलब इसका आंसर जो है बी है, बराबर होती है। ठीक है, इसका आंसर है बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, एक डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पे काम करता है? तो आप इसको आंख बंद करके याद कर लीजिए, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आपको डीसी मोटर, डीसी जनरेटर, या आपका ट्रांसफार्मर, सिंक्रोनस मोटर, अल्टरनेटर, या सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, जितना भी अगर बात किया जाए इस टाइप का मशीन, वो सारे जो मशीन है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पे काम करता है। तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट है, स्थिर चाल पर चलने वाले श्रेणी क्रम जनरेटर में भार धारा में वृद्धि के साथ टर्मिनल वोल्टेज, इसमें कह रहा है कि अगर किसी भी डीसी सीरीज जनरेटर का, स्थिर पे चल रहा है, मतलब उसका चाल जो है एन जो है, इस एन जो है मतलब स्पीड जो है कांस्टेंट है, बदल नहीं रहा है। बोल रहा है कि भार धारा में वृद्धि किया जाए, मतलब भार धारा मतलब लोड करंट, लोड को बढ़ा दिया जाए, तो टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा? टर्मिनल वोल्टेज बढ़ती है। डीसी सीरीज मोटर में जब लोड को बढ़ाएंगे तो उसका टर्मिनल वोल्टेज बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि एन बराबर जो होता है ना, देखिए ऐसे समझिए, फाई जेड एन पी बटा 60A। ठीक है, अब ऐसे समझिए, क्योंकि मान लीजिए ए है डीसी सीरीज जनरेटर। अब इसको मैं कह रहा है कि लोड बढ़ाना है। लोड बढ़ाने का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे लोड का जो करंट है ना, आईए जो है बढ़ेगा। आईए जब बढ़ेगा तो देखिएगा, आईए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फाई का, मतलब आईए जैसे ही बढ़ेगा तो फाई बढ़ेगा, मतलब फाई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका? आईए का। जब फाई बढ़ेगा, आईए बढ़ाने पे क्या बढ़ रहा है? फाई। जब फाई बढ़ेगा तो देखिए फाई, फिर एन, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, एन नहीं होता है, ईजी होता है। ठीक है, ईजी बराबर होता है फाई जेड एन पी बाई 60A। जब फाइव बढ़ेगा, यहाँ पे जब फाइव बढ़ेगा तो हमारा क्या हो रहा है? ईजी बढ़ रहा है। जब ईजी बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है हमारा टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा ना? बढ़ जाएगा। ठीक है, ईजी जब जैसे ही बढ़ेगा तो हमारा टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्योंकि ईजी तो यही ईजी तो यहाँ पे ड्रॉप होकर के आगे मिल रहा है ना मुझे, भी के रूप में मिल रहा है, वीटी के रूप में मिल रहा है। तो ऐसे समझिए कि हमारा आई बढ़ाने से क्या हो रहा है? क्या क्या कर रहा है? लोड, भार धारा मतलब लोड करंट। लोड करंट क्या है? आईए और आईए दोनों सेम है, क्योंकि सीरीज जनरेटर है। तो जब आईए हम बढ़ा रहे हैं तो फाइव बढ़ रहा है, और फाइव बढ़ने से क्या हो रहा है? हमारा ईजी बढ़ रहा है। जब ईजी बढ़ेगा तो क्या हो रहा है? वीटी बढ़ जाएगा, वोल्टेज जो टर्मिनल वोल्टेज है वो बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा, आंसर होगा ये, बढ़ती है। फिर से समझ लीजिएगा इसको, स्थिर चाल पर चलने वाले श्रेणी क्रम जनरेटर में भार धारा में वृद्धि के साथ टर्मिनल वोल्टेज बढ़ती है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, डीसी जनरेटर में अपशिष्ट चुंबकत्व का कार्य क्या है? प्रश्न को ठीक से समझिएगा। डीसी जनरेटर में अपशिष्ट चुंबकत्व का कार्य क्या है? रेसिडुअल मैग्नेटिज्म का क्या कार्य है? तो इसका कार्य है वोल्टेज का निर्माण करना। ठीक है, अब कहेंगे वोल्टेज का निर्माण कैसे होता है? अपशिष्ट चुंबकत्व पहले क्या होता है वो समझ लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, बस ऐसी शॉर्ट में हम इसको करेंगे। ये मान लीजिए कोर है, ये इसका कॉइल है। ठीक है, कॉइल है, यहाँ पे आर्मेचर हो गया। चलिए हम विस्तार से नहीं बनाएंगे। क्या होता है ना, जब आप इसको रोटेट कर रहे हैं, इसको क्या करेंगे? रोटेट करेंगे, तो क्या होगा? आर्मेचर रोटेट होगा। और ये जो कॉइल है ना, ये कॉइल क्या होता है? इसी से जुड़ा हुआ होता है। किससे जुड़ा होता है? आर्मेचर से जुड़ा, सॉरी कम्यूटेटर से जुड़ा हुआ होता है। तो कम्यूटेटर जैसे ही इसको आप रोटेट करेंगे, आर्मेचर को रोटेट करेंगे, तो इसको क्या होता है? इसको फील्ड नहीं मिलता है, मतलब फ्लक्स नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि
आप ये समझिए कि यहाँ पे आप क्या किए, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये क्या है, जब आप किसी भी कोर पे जब कॉइल लपेट देते हैं तो उससे क्या बनता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट बनने के लिए आपको धारा चाहिए या करंट चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेट बिना करंट का तो बनेगा नहीं, ठीक है, धारा चाहिए। अब धारा है नहीं, सिर्फ क्या है, इसमें रोटेशन है। जब रोटेशन है तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा नहीं, जब मैग्नेट नहीं बनेगा तो ईजी हमारा नहीं बनेगा, क्योंकि मैग्नेट अगर बनेगा तब तो फाई रहेगा ना। तो क्या किया जाता है ना, इस कोर में जो कोर है ना, कोर में हल्का सा मैग्नेटिक गुण दे दिया जाता है, थोड़ा सा मैग्नेटिक गुण, ज्यादा नहीं दिया जाता, हल्का सा। जिसके कारण क्या होता है ना, जैसे ही रोटेट होता है तो थोड़ा सा कॉइल काटता है इसको, थोड़ा सा फ्लक्स जो होता है इसमें होता है, ठीक है, पहले से डाल दिया जाता है, ठीक है, मतलब हल्का सा परमानेंट मैग्नेट का गुण रहता है उसमें। तो जैसे ही रोटेट किया तो क्या होता है ना कि ये क्या होता है, आर्मेचर कंडक्टर उस फ्लक्स को काटता है, जिसके कारण क्या होता है, ईएमएफ उत्पन्न होता है हल्का सा, जिसके कारण क्या होता है, फिर ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। जब ईएमएफ उत्पन्न होगा तो ये इसी को तो क्या किया, कॉइल को तो कम्यूटेटर से जोड़ दिया गया है ना। ये जो कॉइल है, फील्ड कॉइल है, उसको कम्यूटेटर से जोड़ दिया गया है। तो जब ईएमएफ उत्पन्न होगा तो उसमें क्या होता है, फील्ड कॉइल इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए काम करता है। लेकिन इनिशियल जो होता है ना, स्टार्टिंग का जो काम होता है, वो वोल्टेज का निर्माण करना किसका काम होता है, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म का होता है, अपशिष्ट चुंबकत्व का काम होता है। अगर अपशिष्ट चुंबकत्व नहीं रहेगा तो हमारा जो फील्ड है ना, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं बन पाएगा। क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक गुण है ही नहीं उसमें। मैग्नेटिक गुण, इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए करंट चाहिए, और करंट के लिए हमको फ्लक्स चाहिए, तो फ्लक्स कहाँ से आएगा, तो वही रेसिडुअल मैग्नेटिज्म का से आता है। तो चलिए यहाँ पे शॉर्ट में समझिए, बाकी हम विस्तार में थ्योरी पेपर में लिए हुए हैं, थ्योरी का लेक्चर में किए हुए हैं, तो आप थ्योरी वाला जो वीडियो है वो देख सकते हैं। तो इसका आंसर जो है, आंसर है बी, वोल्टेज का निर्माण करना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। लैप बाइंडिंग सबसे ज्यादा उपयोगी होता है, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं, लैप और वेव। लैप में जो होता है ना, एक आई होता है, एक बी होता है, इसमें होता है आई और एक भी। तो लैप में जो होता है, आई ज्यादा होता है और भी कम होता है, ठीक है, ये आप नोट कर सकते हैं याद करने के लिए। आई क्या होता है, ज्यादा होता है, भी कम होता है। और वेब में जो होता है ना, आई कम होता है और भी ज्यादा होता है। तो चलिए यहां से हम देख लेते हैं, लैप बाइंडिंग है हमारा, आई ज्यादा होगा, आई कहाँ, अच्छा पहले निम्न वोल्टेज है ना, पहले लिखा हुआ निम्न वोल्टेज निम्न करंट, नहीं उच्च वोल्टता निम्न वोल्टता उच्च करंट, इसका आंसर जो होगा सी होगा, इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। क्यों, क्योंकि देखिए निम्न वोल्टता आ रहा है, निम्न वोल्टता हमारा है और उच्च करंट हो रहा है, ठीक है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं समझने के लिए आप। चलिए आगे है प्रश्न नंबर 10, डीसी जनित्र आर्मेचर में रफ कम्यूटेशन को किसके द्वारा कम किया जा सकता है। रफ कम्यूटेशन, पहले कम्यूटेशन समझ लीजिए, कम्यूटेशन क्या है। क्या होता है ना, जब हमारा जो डीसी जनरेटर होता है उसके आर्मेचर में एसी उत्पन्न होता है, उस एसी को कम्यूटेटर द्वारा जो है ना डीसी कन्वर्ट किया जाता है। तो जो एसी को डीसी कन्वर्ट करने का पूरा प्रक्रिया है ना, उसको कम्यूटेशन बोला जाता है, जिसमें, ठीक है, उसको कम्यूटेशन बोला जाता है। और रफ कम्यूटेशन बोला जाता है कि जैसे एसी को डीसी कन्वर्ट करने में हम प्रॉपर ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, जिसमें स्पार्किंग हो रहा है, ब्रश ज्यादा खराब हो रहा है और कम्यूटेटर ज्यादा खराब हो रहा है, उसको वो जो होता है रफ कम्यूटेशन के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इसको बोल रहा है कि इसको डीसी जनित आर्मेचर के रफ कम्यूटेशन को किसके द्वारा कम किया जा सकता है। मतलब रफ कम्यूटेशन, हमारा जो स्पार्क हो रहा है एसी को डीसी में बदलने में, तो उसको किसके द्वारा कम किया जाता है। इसका जो आंसर होता है ना, इसमें होता है ऑल ऑफ एव, ठीक है। तो चलिए इसका जो आंसर होता है, इसका आंसर होता है ई, ठीक है, ई होगा इसका आंसर। चलिए ऊपर से देखते हैं कैसे कैसे। मुख पोल में, सॉरी मुख पोल फेस में कंपनसेटिंग बाइंडिंग को प्रदान करके, मतलब हमारा जो कंपनसेटिंग बाइंडिंग को प्रदान करके हमारा जो रफ कम्यूटेशन है उसको कम किया जा सकता है, ठीक है। जीएनए से एमएनए के लिए ब्रश की स्थिति स्थानांतरण करके, हमारा जो जीएनए पे ब्रश था उसको एमएनए पे स्थापित करके हमारा कम्यूटेशन था, रफ कम्यूटेशन हो रहा था, उसको हम बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। और मुख पोल के बीच
बीच अंतर अंतर ध्रुव को उपलब्ध करा के, मतलब इसमें बोल रहा है मेन पोल में इंटर पोल को लगा करके, ठीक है। ये इससे हमारा क्या होता है, रफ कम्यूटेशन जो है खत्म होता है। और एक और प्रक्रिया है जिससे कम प्रतिरोध वाला ब्रश को प्रयोग करके, तो एक और जो इसका आंसर है, मतलब ये भी है, ये भी उपाय है कि कम प्रतिरोध वाला ब्रश को इस्तेमाल करके हमारा रफ कम्यूटेशन को दूर किया जाता है। इसलिए इसका आंसर जो है, आंसर है ई, ठीक है। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। सबसे पहला हुआ कंपनसेटिंग बाइंडिंग को इस्तेमाल करके, दूसरा हुआ जीएनए पे जो ब्रश था उसको एमएनए पे लगा करके, और तीसरा जो है मुख्य पोल में इंटरपोल लगा करके। इंटरपोल क्या होता है, थ्योरी वाला वीडियो आप देख सकते हैं, इंटरपोल का क्या क्या काम है। आगे भी एक प्रश्न है, उसको भी हम लेंगे उसमें डिटेल्स में थोड़ा, इंटरपोल को। और चौथा जो आंसर है, कम प्रतिरोध वाले ब्रश को प्रयोग करके, ठीक है। चलिए 11 नंबर का प्रश्न छूट गया है, इसको छोड़ देते हैं। 12 नंबर पे चलते हैं। एक डिश धारा जनित्र में 8 समानांतर परिपथ है और धारा संग्रह करने के लिए 16 ब्रश का प्रयोग किया गया है। बहुत मतलब ये प्रश्न जो है ना, हम आपको बता देना चाह रहे हैं, बहुत मतलब लॉजिकल प्रश्न है। लॉजिक जब तक इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये प्रश्न का सोल्व नहीं कर पाएंगे, प्रश्न का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो चलिए इसको लॉजिक से सोल्व करते हैं, ठीक है। क्या बोला, एक डिश धारा जनित्र में 8 समानांतर परिपथ और धारा संग्रहण करने हेतु 16 ब्रश का प्रयोग किया गया है। यदि प्रति ब्रश विभवपात, मतलब जो वोल्टेज लॉस हो रहा है 1 वोल्ट हो, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल में कमी कितना होगा, ठीक है। प्रेरित विद्युत वाहक बल में कमी कितना होगा, इसको थोड़ा सा ऐसे समझने का कोशिश करते हैं। इसको ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए ये ऐसे है, आपको लग रहा होगा कि मैं क्या बना रहा हूँ, समझिएगा थोड़ा सा, उसको समझा देंगे। ये VT हो गया, यहाँ EG हो गया, ठीक है। इसको ऐसे समझिए। अब इसमें ये बोल रहा है, मान लीजिए ये EG है, ये VT है। अब बोल रहा है कि मान लीजिए यहाँ पे 100 वोल्ट मिल रहा है, यहाँ पे ऐसे समझिए 100 वोल्ट। और ये बोल रहा है कि प्रत्येक जो ब्रश है, जैसे यहाँ पे क्या बोल रहा है, पैरेलल पाथ कितना है, 8 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पैरेलल पाथ हम बना दिए हैं इसमें, ठीक है। और बोल रहा है कि 8 पैरेलल पाथ है, तो ब्रश की संख्या कितना होगा, ब्रश की संख्या होगा 16। तो हम 16 ब्रश बना देंगे, 1 2 3, कलर चेंज कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब इसमें बोला जा रहा है कि प्रत्येक जो ब्रश है ना, 1 वोल्ट का मतलब एक खपत कर रहा है, विभव को लॉस कर रहा है, मतलब विभव वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है। तो हमारा जो यहाँ पे मिलने वाला वोल्टेज है वो कितना होगा, मतलब कितना नहीं होगा, टोटल कितना खर्च करेगा। तो ऐसे समझिए, ये कितना कर रहा है, ये कितना कर रहा है, ये सब एक एक कर रहा है, सब एक एक मान लीजिए, सब एक एक कर रहा है। तो अब बोल रहा है कि ये जो खर्च करेगा ना, टोटल ब्रश कितना वोल्ट खर्च करेगा। तो ऐसे समझिए, ये ब्रश और ये ब्रश मिला के कितना किया, 2 वोल्ट। ये भी कितना करेगा, 2 वोल्ट। ये भी कितना करेगा, 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट और 2 वोल्ट। अब एक चीज समझिए, अब इसको कहिएगा ये टोटल वोल्टेज कितना खर्च कर रहा है। तो ऐसे समझिए कि जब आप बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़े होंगे तो उसमें आप जाने होंगे कि जो समानांतर क्रम में जो होता है, जितना भी वोल्टेज ड्रॉप होता है सभी परिपथ में सेम होता है। तो यहाँ पे देखें तो सभी परिपथ जो है समानांतर क्रम में तो ही है। यहाँ का जो सभी परिपथ जो है, सभी परिपथ तो सब समानांतर क्रम में ही है। तो अगर 2 वोल्ट यहाँ पे है तो 2 वोल्ट यहाँ भी है, 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 2 वोल्ट। तो हम ये तो कह सकते हैं ना, टोटल अगर निष्कर्ष इसका बनाया जाए, इसका निष्कर्ष बनाया जाए, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारा जो
यहाँ से लेकर के यहाँ जो खपत है हमारा टोटल 2 वोल्ट है, क्योंकि हमारा समानांतर है, समानांतर में हमारा जो वोल्टेज ड्रॉप होगा सेम होगा सभी परिपथ में। तो हमारा जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो वोल्टेज ड्रॉप का खपत है वो 2 वोल्ट है, सिर्फ 2 वोल्ट है। भले ही परिपथ अलग अलग है, जैसे देखिए कितना परिपथ है, 8 परिपथ है, लेकिन हमारा जो इसके अक्रॉस में जो वोल्टेज ड्रॉप है ना, इस पॉइंट के अक्रॉस में वो 2 ही वोल्ट है, हमारा इस अक्रॉस में 2 ही वोल्ट है। तो हमारा जो वोल्टेज लॉस होगा ना सिर्फ 2 वोल्ट का होगा। हमारा परिपथ हाँ अलग, अगर समानांतर नहीं रहता, सीरीज में अगर रहता, मान लीजिए ऐसे रहता, सीरीज में रहता, ऐसे सीरीज में, ठीक है, और मान तो 8 रहता तो 2 2 2 2 2 2 2 8 दूनी कितना होता, 16 हो जाता, ठीक है, 8 दूनी 16 वोल्ट हो जाता। लेकिन ये क्या है कि सभी जो है समानांतर में है, तो यहाँ पे 2 हो रहा है, यहाँ भी 2 होगा, इक्विवेलेंट जब निकालेंगे ना तो हमारा क्या होगा, 2 ही वोल्ट खपत होगा। इसलिए कंसेप्चुअल ये आपका प्रश्न हो गया, कंसेप्ट के साथ, कंसेप्ट के बिना ये सोल्व नहीं होगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा, चलिए आंसर पे चलते हैं, इसको ज्यादा विस्तार से हम लोग लगता है शायद कर लिए हैं। इसका आंसर होगा 2 वोल्ट, ठीक है। अब चलते हैं 13 नंबर, भावर धारा हानियां डीसी जनरेटर में किस भाग में होता है। देखिए भावर धारा हानि किस में होगा, आर्मेचर में। क्यों, क्योंकि भावर धारा हानि और हिस्टेसिस लॉस होने के लिए एसी होना जरूरी है, एसी करंट और एसी फ्लक्स, या तो एसी करंट होगा या तो एसी फ्लक्स होगा। तो एसी डीसी जनरेटर में कहाँ पे होता है, डीसी जनरेटर में एसी जो होता है हमेशा आर्मेचर में होता है, कम्यूटेटर में नहीं होता है, ब्रश में नहीं होता है, ठीक है। फील्ड में भी थोड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन दिया नहीं है ए एंड बी, तो यहाँ जो सबसे ज्यादा होता है वो आर्मेचर में होता है। इसलिए इसका आर्मेचर जो होगा, आंसर जो होगा सी होगा, आर्मेचर होगा।